अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज यानी 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूरज ग्रहण देखा गया। आज का ग्रहण हिंदुस्तान में करीब 2 घंटे तक दिखाई दिया। इसे मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में देखा गया। मुल्क में सबसे पहले ये अमृतसर में शाम 4:19 पर नजर आया। वहीं मुंबई में शाम 6:09 तक सूरज ग्रहण दिखाई दिया। ज़्यादातर जगह सूरज गुरूब होने के साथ ही ये ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान से पहले दुनिया के अलग अलग मुल्कों में सूरज ग्रहण देखा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूरज ग्रहण नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई दिया। समाजी राब्तों की अहम एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने मंगल के रोज दोपहर 12:30 बजे अचानक काम करना बंद कर दिया। इस दौरान ना पैगाम भेजे जा रहे थे और ना ही उसूल किए जा रहे थे। ग्रुप मैसेज भी उसूल नहीं हो पा रहे थे और पेमेंट सर्विसेज ने भी काम करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप का ये बहरान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा और इसके बाद पैगाम के आने जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप के तकरीबन 2 घंटे तक ठप रहने के सबब सारिफीन का बुरा हाल रहा और कई अरब पैगामात मुअल्लक होकर रह गए। दोस्तों से बात करनी हो, किसी फाइल को शेयर करना हो या मुलाजिमीन को कोई हिदायत देनी हो, इस तरह के तमाम काम बंद रहे। ख्याल है कि 10 साल कबल मुतारिफ कराई गई मोबाइल ऐप व्हाट्सएप 180 ममालिक में मकबूल है और इस पर हर रोज़ तकरीबन 100 अरब पैगामात भेजे और उसूल किए जाते हैं। इस हिसाब से 2 घंटे के दौरान व्हाट्सएप पर 8 बिलियन मैसेजेस भेजे या उसूल किए जाते हैं। एंटी डेटा नामी ऐप के मुताबिक सारिफ कम से कम 38 मिनट हर रोज़ व्हाट्सएप पर काम करता है। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 39 करोड़ यूजर्स हैं। जैसे ही व्हाट्सएप सर्वर्स डाउन हुई वैसे ही ट्विटर से लेकर दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी परेशानी बयान करनी शुरू कर दी। इसके बाद व्हाट्सएप डाउन जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। न्यूज़ एजेंसी रूटर्स के मुताबिक जब भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक की सर्विस डाउन होती है तो ट्विटर का इस्तेमाल आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा किए जाने लगता है। इसके अलावा इश्तिहारात पर काम करने वाली फर्म स्टैंडर्ड मीडिया इंडेक्स ने कहा कि व्हाट्सएप के डाउन होने के सबब कंपनी को हर घंटे तकरीबन $5.45 मिलियन $5.45 मिलियन का नुकसान होने का खदशा है। ताहम इश्तिहारात से होने वाली आमदनी ज़्यादा दिनों तक मुतासिर नहीं रहेगी। अब बात दिवाली से मुतालिक हादसात की। हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर तकरीबन 97 अफराद आतिशबाजी के दौरान झुलस गए, जिनमें से बाज़ की आंखें मुतासिर हुई। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से 42 मरीज रुजू हुए। उनमें से बेशतर बच्चे हैं। 22 का आउट पेशेंट के तौर पर इलाज किया गया जबकि दीगर को शरीक कर लिया गया। 4 अफराद को सर्जरी करने की जरूरत पेश आई। इस तरह LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जुमला 37 अफराद का इलाज किया गया। 9 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। आतिशबाजी के दौरान झुलसने वाले अफराद को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से रुजू किया गया। एक शख्स पटाखा फोड़ने के दौरान 95% झुलस गया था, उसे शरीक कर लिया गया। इसी तरह मामूली तौर पर झुलस जाने वालों को इलाज के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। दिवाली के मौके पर सेल टावर में अचानक आग लग गई, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। यह चौंका देने वाला वाकया शहर हैदराबाद के कल्याण नगर वेंचर 3 मोती नगर बोरावंडा में पीर की शब पेश आया। जराये के मुताबिक पटाखे जलाने के दौरान पटाखे के लग जाने के नतीजे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे यह वाकया पेश आया। इस वाकये के नतीजे में ये सेल टावर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। सेल टावर के अतराफ रहने वाले पटाखे जला रहे थे। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। सेल टावर में आग देखकर राहगीरों और मकामी अफराद ने अपने सेल फोन्स में इसकी वीडियो को कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। हैदराबाद के मुशीराबाद मेन रोड पर टिम्बर डिपो गोदाम में मंगल की सुबह की अवलीन सातों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस गोदाम में लकड़ियों का जखीरा रखा गया था। इस वाकये की इतला मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। गोदाम के मालिक और पुलिस ने राहत की सांस ली क्योंकि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम गोदाम के मालिक ने दावा किया कि इस वाकये में इसका भारी माली नुकसान हुआ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने से यह वाकया पेश आया या फिर शॉर्ट सर्किट से यह वाकया पेश आया। हैदराबाद के इलाके यूसुफगुड़ा में जलता हुआ पटाखा गिरने की वजह से गैस सिलेंडर फट पड़ा।
श्री कृष्णानगर में रहने वाले शख्स ने बालकनी में गैस सिलेंडर रखा हुआ था। दिवाली की रात एक जलता हुआ पटाखा गैस सिलेंडर पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में धमाका हुआ। मकीन उस वक्त मकान में मौजूद नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में किसी के मरने या झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। हादसे में मकान को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग बुझाई। जिले रंगारेड्डी के नारसिंगी टाउन में दो ग्रुप्स में तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। ये तसादुम पीर की शब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नारसिंगी बल्दिया के सदर नशीन वेंकटेश यादव के ग्रुप से वाबस्ता अफराद और अशोक यादव के दूसरे ग्रुप से वाबस्ता अफराद का तसादुम बैलों को सजाते हुए उनका मार्च करने वाले सदर फेस्टिवल के दौरान हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हुजूम को मुंतशिर कर दिया और सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिए और जांच शुरू कर दी। इस तसादुम की वजूहात मालूम न हो सकी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मनादिर सूरज ग्रहण के सबब बंद रहे। यादाद्री मंदिर कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। कल सुबह ही मंदिर में दर्शन की इजाजत रहेगी। भद्राद्री रामालया आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया। विमलावाड़ा में राजन्ना मंदिर भी बंद कर दिया गया। जगतियाल में कोंडागट्टू मंदिर भी बंद कर दिया गया। ग्रहण के बाद कल दर्शन की इजाजत रहेगी। आलमपुर जोगुलंबा मंदिर भी बंद कर दिया गया। वरंगल और हनमकुंडा के मनादिर भी बंद कर दिए गए थे। कल सुबह दर्शन की इजाजत होगी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला की मंदिर भी बंद थी। विशाखा, सिमाचल और श्रीकाकुलम की मनादिर भी बंद कर दी गई थी। श्री वेंकटनिवासाय श्रीवासाय मंगलम् लक्ष्मी सरिप्रमालो लक्ष्मीते सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम् श्री वेंकटाद्रि शृंगाग्र मंगलाभरणाङ्गये मंगलानां निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् मंगलाचार्य पुरोगमये सर्वैराचार्यस्तु मंगलम्। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवा। रियासती वजीर तलसरी श्रीवास यादव ने कहा कि मुनुगुड़ू में अपोजिशन जमातें अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए ड्रामे शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी तबीयत नासाज हो जाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पलवल श्रवंती आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हल्के के राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के उम्मीदवारों के ड्रामों पर भरोसा न करें, अपने हल्के की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीवास यादव ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब की पोलिंग के लिए अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अपोजिशन उम्मीदवार अपनी इम्कानी शिकस्त से खायफ होकर नए नए ड्रामे शुरू कर दिए हैं। एक उम्मीदवार बुखार के नाम पर और दूसरा उम्मीदवार अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का ये आखिरी हरबा है, वो किसी भी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह के ड्रामे शुरू कर दिए हैं। अगर मुनुगुड़ू के अवाम अपोजिशन उम्मीदवारों के ड्रामों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल अगर हल्के में तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए जाते हैं और हल्के में तरक्की नजर नहीं आती तो अवाम इस इंतखाब में किसी भी जमात को अपना वोट दे सकते हैं। फिलहाल 3 नवंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार को वोट देते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत को मुनुगुड़ू की हमाजहत तरक्की का मौका फराहम करे। उन्होंने कहा कि मुनुगुड़ू में अपोजिशन की नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत ने तमाम तरक्याती कामों को अंजाम दिया। अगर इस हल्के से टीआरएस का उम्मीदवार कामयाब होता है तो हल्के में मजीद तरक्की हो सकती है।
మాట్లాడి తెలుసుకోవడం కాంట్రాక్టుల కోసం రాజకీయం తీసుకోవడం కాదు. మాకేం అవసరం ఉన్నది? మాకు భాషను విద్యుత్ అక్కడ కదా భారతదేశ అభ్యర్థులు తీసుకోదు. అవుట్ ఆఫ్ 190 అండర్పాయింట్ ఉన్నటువంటి ఇది దేశంలో లేదు. ఇంకా నాతో పుత్రాలు ముఖంత్రాలు ఒకటి తీసుకొని ఒకటి నుంచి మాకు అవసరం లేదు. కంఫర్ట్ ఉన్నది. చాలా కీలకమైనదని చెప్పి ఈ ఎలక్షన్ తర్వాత రాష్ట్రంలో రాజకీయ ఏమంటే వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు కూడా వాళ్ళు చెప్తుంది దండాలు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? గతంలో 10 ఉంటారు, 1 ఉన్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడడం వల్ల దాని గురించి మీరు ఏం చెప్పారు? వాళ్ళకున్న నెట్వర్క్ ఏంటి? వాళ్ళకున్న ఆర్గనైజేషన్ ఉందా? వాళ్ళకి స్కిల్ ఉందా? వాళ్ళకి ఆర్గనైజేషన్ ఉందా? ఉండకుండా దాని మీద మాట్లాడుతూ సంపూర్ణమి ఉండమన్నా 32 జిల్లా పరిషత్తులు మేమే ఉన్నాము. ఉన్న మున్సిపాలిటీలో మేమే ఉన్నాము. ఎమ్మెల్యేలంతా మా వాళ్ళే ఉన్నారు. 40 శాసన మండలి మొత్తం మేమే ఉంటుంది. ఇక వాళ్ళు ఆకాశాలు అభివృద్ధి జరిగినా అనమాట. ఏదో ఒకటి పెట్టింది ఏ వర్గాలు మాట్లాడి ఆంధ్ర రూపాయలు ఏం చెప్పగలను? वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुनगुरु के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस और बीजेपी दूसरे मकाम के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इस हल्के से टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस और बीजेपी को आवाम से वोट मांगने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने तेलंगाना आवाम के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में 10 साल तक इख्तिदार में रही, लेकिन तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया। इसी तरह मरकज़ की बीजेपी हुकूमत गुज़िश्ता 8 साल से इख्तिदार में है, लेकिन तेलंगाना के लिए 1 रुपया भी ज़ायद फंड नहीं दिया। इसलिए इन दोनों जमातों को वोट मांगने का हक नहीं है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मुनगुरु का ज़मीनी इंतखाब बीजेपी की जानिब से ज़बरदस्ती लाया गया इंतखाब है। उन्होंने कहा कि अवाम फलाह बहबूद के कामों में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। केसीआर हुकूमत ने समाज के हर तबके की मसावी तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं। खासतौर पर किसानों की फलाह बहबूद के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरही, आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर और दीगर शामिल है। इसके अलावा गरीब अफराद के लिए कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, केसीआर किड्स मिशन भागीरथा और कई स्कीमात हैं। कई और स्कीमात भी टीआरएस नाफिज कर रही है ताकि आवाम का भला हो। इसीलिए कांग्रेस और टीआरएस को माफ कीजिएगा, कांग्रेस और बीजेपी को इस इंतखाब में वोट मांगने का अखलाकी हक नहीं है। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आइंदा 1 हफ्ते तक कांग्रेस कारकुनों को मुनुगुरु में ही काम करने का मशवरा दिया। संस्थान नारायणपुर मंडल के ताड़वाई तांडे में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुनुगुरु में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और टीआरएस बड़ी साजिशें कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी साजिशों का जवाब देने के लिए रियासत भर के हजारों पार्टी कारकुनों को मुनुगुरु पहुंचने की हिदायत दी है ताकि बीजेपी और टीआरएस को मुनासिब जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा कि
कांग्रेस से फवायद हासिल करते हुए बीजेपी और टीआरएस में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुन ही आज कांग्रेस के सिपाहियों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों का जवाब देने की शदीद जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु में बीजेपी और टीआरएस के लाख कोशिशों और हुकूमत की तकसीम के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार श्रावंती की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि यह हल्का इब्तिदा से कांग्रेस का गढ़ रहा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लंबाड़ा तबके को एसटी के ज़मरे में शामिल करते हुए उन्हें तालीम और रोजगार में मौके फराहम किए गए। जयपाल रेड्डी की सिफारिश पर उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने लंबाड़ा तबके को एसटी ज़मरे में शामिल किया था और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। इस तरह लंबाड़ों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का सेहरा कांग्रेस के सर जाता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने इस तबके के अफराद में बड़े पैमाने पर अराजियात भी तकसीम की। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत उनकी अराजियात छीन रही है और उन्हें जंगल के अराजियात के हक से महरूम कर दिया गया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी 3 दिन के वक्फे के बाद तेलंगाना में अपनी पदयात्रा का 27 अक्टूबर से दोबारा आगाज करेंगे। 23 अक्टूबर को राहुल गांधी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के मक्थल असेंबली हल्के में दाखिल हुए थे। ताहम दिवाली के पेश नज़र उन्होंने अपनी यात्रा को 3 दिन के लिए रोक दिया था। 27 अक्टूबर को महबूबनगर से दोबारा यात्रा का आगाज करेंगे और 31 अक्टूबर को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 1230 किलोमीटर की मुसाफत तय की है। इस तरह उन्होंने 4 रियासतों तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के 18 अजला का अहाता किया। जराये ने मजीद बताया कि फिलहाल तेलंगाना में उनकी यात्रा जारी है जो 11 दिन तक 8 अजला का अहाता करेगी। बाद उनकी यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र और बजरिए नांदेड़ दाखिल होगी। राहुल गांधी रोजाना सुबह और शाम के औकात पद यात्रा कर रहे हैं। औसतन वो 21 किलोमीटर पैदल चलते हुए किसानों, बेरोजगार अफराद और समाज के दीगर अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने LIC को खानगियानी की शदीद मुखालिफत की और उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से LIC को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ इस इदारे के ओहदेदारों, मुलाजमीन और एजेंट्स की जानिब से शुरू करदा तहरीक को TRS पार्टी की मुकम्मल तायद व हिमायत रहेगी। आज हैदराबाद में LIC के मुलाजमीन और एजेंट्स के साथ विनोद कुमार ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि LIC मुल्क भर में 12 लाख मुलाजमीन, ओहदेदार और एजेंट्स वाबस्ता हैं और मरकज की बीजेपी हुकूमत इस बड़े इदारे को प्राइवेटाइज करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को LIC को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ इसमें काम करने वाले मुलाजिमीन की जानिब से एक लाहे अमल को हैदराबाद में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कई अवामी शोबों की कंपनियों को प्राइवेट अफराद के हवाले कर रही है और अब LIC को भी प्राइवेटाइज करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि LIC को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक जद्दोजहद करेंगे। మాట్లాడింది కాబట్టి మరి లాస్ట్ వాళ్ళని వింటారు. అయితే వృత్తిపరంగా మనం మీకు అందరికీ దీంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, తర్వాత ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, తర్వాత సీనియర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో పట్ల నేను స్ట్రైట్ గా వస్తున్నా. LIC ఇష్యూలో పట్ల ఈ రోజు కాదు, గత 22 సంవత్సరాల క్రితం TRS పార్టీ ఆవిర్భించిన రోజు నుండి ఎప్పుడైతే LIC సమస్యలు ఎదుర్కోవడం స్టార్ట్ అయిందో ఆనాటి నుండి TRS పార్టీ మద్దతుకు ఉన్నాం. ఇంతకుముందు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు 2008లోనే మీరు బహిరంగ సభకు వస్తే కూడా ఆనాడు మన తెలంగాణ ప్రాంతం వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మేము పిలుచుకొని హైదరాబాద్ లో ఒకసారి ఢిల్లీలో కేసీఆర్ గారి ఇంట్లో మేము వారికి చిట్ చాట్ చేస్తాం, భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. అది వేరే విషయం అనుకోండి. ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత అతిథులుగా మేము ఆడున్నప్పుడు మీకు అతిథి ఎవడో
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला ने निर्मल जिले के कंकनापेट में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 5 लाख करोड़ की हेराफेरी कर रहे हैं, लेकिन क्यों इनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दावे नहीं किए जाते। शर्मिला ने बताया कि वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस हुकूमत एक मियाद ही नहीं बल्कि दूसरी मियाद भी पाए तकमील होने को है, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए और ना ही फी रिएम्बर्समेंट के ड्यूज अब तक जारी किए। మళ్ళీ భోగాలు అనుభవిస్తాడు. ఇదే కదా చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ సారు. మళ్ళా ఓట్లు అయిపోయినాక మీతో పని అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒక్కసారైనా తిరిగి చూస్తున్నాడు సారు. ఏరు దాటేంత వరకే ఓడమల్లన్న, ఏరు దాటినాక బోడమల్లన్న బోడిగుండు. మళ్ళా ఎన్నికలు వస్తే మళ్ళీ వస్తాడు సారు. ఇంకొకటే సంవత్సరం ఉంది ఎన్నికలకు, మళ్ళీ వస్తాడు సారు. మళ్ళీ మంచి మంచి మాటలు చెప్తాడు, మళ్ళీ దొంగ హామీలన్నీ ఇస్తాడు, మళ్ళీ గాడ్ల దగ్గర రంగు పూస్తాడు. ఇదే ఆవు అని నమ్మిస్తాడు. మనల్ని నమ్మించి మళ్ళీ ఓట్లేసుకోవాలని దున్నుకోవాలని చూస్తాడు కేసీఆర్ సార్. ఏమా మళ్ళీ ఓట్లేస్తామా? మళ్ళీ మోసపోతారా? ఇప్పటికి 2 సార్లు మోసపోయిండ్రు, ఆగం చేశాడు కేసీఆర్ సార్. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారికి ఓట్లేస్తే ఈసారి తెలంగాణను అమ్మేసుకుంటాడు కేసీఆర్ సార్. ఇప్పటికే ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోనే 70,000 కోట్లు దోచుకున్నాడు కేసీఆర్ సార్. కేసీఆర్ లాంటోడు పందిరేస్తే కుక్కతో ఒక తగిలి కూలిపోయిందట. ఏమైంది? 1,20,000 కోట్లు పెట్టి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడితే 18 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని కడితే 3 ఏళ్లకే మునిగిపోయింది. ఇచ్చిన ఎన్ని నీళ్లు? 57,000 ఎకరాలు. सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी कायदीन के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस बुद्धा भवन के पास मुनुगुडु असेंबली ज़मीनी इंतखाब इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों को लेकर एहतजाज किया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम हवाले करते हुए वाज़ेह किया कि मुनुगुडु असेंबली इलाके में बड़े पैमाने पर शराब और दौलत खुलेआम तकसीम की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोदंडराम ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाए और शराब और दौलत की तकसीम करने वाली सियासी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के खिलाफ रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। बीसी पॉलिटिकल जेएसी के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर मौसूफ की हौसला अफजाई से कृष्णा राव नामी शख्स ने वनपर्ती जिले के गोपालपेट मंडल में 10 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया। बीसी पॉलिटिकल जेएसी के कायद और मुतालिका गाँव के सरपंच ने इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू करते हुए अपनी तहरीरी शिकायत में बताया कि वजीर निरंजन रेड्डी की हौसला अफजाई से कृष्णा राव नामी शख्स ने सरकारी अराजियात पर कब्जा कर लिया, जो हुकूमत ने गाँव वालों के लिए शमशान घाट की तामीर के लिए मख्तस की थी। उन्होंने कहा कि वजीर की सरपरस्ती हासिल होने के बायस कृष्णा राव के खिलाफ मकामी अहदेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में मकामी सतह पर कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन कृष्णा राव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस उनके खिलाफ इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होना पड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने पूछताछ के लिए एमबीएस ज्वेलर्स के सुकेश गुप्ता को चंचलगुड़ा जेल से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस मुंतकिल किया। अदालत ने सुकेश गुप्ता को 9 दिन की ईडी की तहवील में दिया है। मंगल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों की एक टीम चंचलगुड़ा जेल पहुंची और उसे तहवील में लेते हुए ईडी ऑफिस मुंतकिल किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में सुकेश गुप्ता को रवा माह के अवाइल में गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एमबीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दिलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता के मकानात और दफातर पर 17 अक्टूबर को हैदराबाद और विजयवाड़ा में धावे किए गए थे, जिसके दौरान 149 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात और 1 करोड़ 96 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई। बाद अज़ां सुकेश गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया था। हैदराबाद के शेखपेट की एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले पागल नौजवान को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया पीर को मस्जिद तौहीद शेखपेट में सुबह 7:45 बजे पेश आया, जहां एक नामालूम नौजवान दाखिल हुआ, जो मस्जिद के मेन गेट में दाखिल होने के बाद वो सीधा मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा और मस्जिद के दरवाजों को लाते मारकर शीशों के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया और दीगर दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की। दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचाया। उसने चप्पल पहने हुए
जाय नमाजों पर खड़े होकर गाली गलौज भी की और लोगों को खबरदार करने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त मस्जिद में कोई भी नहीं था। मस्जिद के दरवाजों को तोड़ने और मस्जिद के सामान के तोड़फोड़ का वाकया सामने आने पर राशिदुद्दीन फराज कॉर्पोरेटर शेखपेट ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को इस वाक़े की इतला दी। सदर मजलिस की हिदायत पर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा दोपहर 2 बजे गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई और मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों के क्लिप्स भी पुलिस के हवाले किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में देखने के बाद उसकी शिनाख्त कर ली और इसे अंदरून 2 घंटे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम का नाम शेख इमरान साकिन टोली चौकी बताया गया। वो जहनी तौर पर माजूर बताया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह में 7:45 बजे 7 टाउन के पास मस्जिद तौहीद कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने मंगल को ऐसे 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया जो सादा लोग बेरोजगार नौजवानों को महकमे इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट, साउथ सेंट्रल रेलवे में ग्रुप सी की जायदादें और नेशनल सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉलिजेशन बोर्ड में एग्रीकल्चर असिस्टेंट की जायदाद पर तकर्रुआत का झांसा देते हुए भारी रुकूमत हासिल कर ली थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मरकजी हुकूमत के नकली दस्तावेज के अलावा 15,30,000 रुपए की रकम बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकृष्ण राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जो 4 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए उनमें 35 साल मोहम्मद सनाउल्लाह उर्फ खान, 23 साल आर्यन उर्फ शाहिद खान, ए वीर 34 साल जी वीरा अर्जुन रघुवीर शामिल है, जबकि अंजलि और श्रीशा नामी 2 ट्रेनर्स मफरूर बताए गए। इस टोली के दूसरे 2 है मुलजिमीन 34 साल पी अशोक कुमार रेड्डी और 36 साल के अनिल कुमार को सैफाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डीसीपी टास्क फोर्स ने बताया कि इस रैकेट के रिक्रूटिंग एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उनकी पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखा दिया गया। एक बाज़ाब्ता ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाई गई जिसमें फर्जी रिजल्ट्स आते थे और फर्जी इंटरव्यूज भी इनके मुनाकिद किए गए थे। हैदराबाद साइबराबाद क्राइम पुलिस ने मुंबई, करनूल और हैदराबाद में 903 करोड़ के हवाला स्कैम में मुलविस इमरान नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को लुक्जाम नामी इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए 1,60,000 की धोखाधड़ी के मामले में सिटी पुलिस ने 13 अक्टूबर को 10 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें चीन का बाशिंदा भी शामिल था। पकड़े जाने वालों में से 3 का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया। इमरान जो दुबई में मुकीम था, मुंबई का रहने वाला बताया गया। उसने हैदराबाद आकर परवेज नामी शख्स के जरिए सैयद सुल्तान और मिर्जा नदीम बेग के बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। इस मामले में इमरान की गिरफ्तारी अमल में आई है। सिलसिला जिले में एक 8 साल तालिब इल्म का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यहाँ मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सिलसिला जिले के बोइनपल्ली मंडल के वेंकटरावपल्ली से ताल्लुक रखने वाला 8 साल कौशिक तालिब इल्म जो 3री जमात में जेर तालीम है, आज वो मामूल के मुताबिक स्कूल रवाना हुआ, जहां स्कूल में सूरज ग्रहण के बायस दोपहर 12 बजे के बजाय 1 घंटा कबल यानी 11 बजे ही तमाम तुलबा को दोपहर का खाना सरबराह किया गया। तुलबा खाने के लिए कतार में खड़े हुए थे। कौशिक भी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चकराकर वो गिर पड़ा। स्कूल के असातिज़ा ने मकामी आरएमपी डॉक्टर को तलब करते हुए कौशिक की जांच करवाई। बाद अज़ां बेहोशी के आलम में उसे करीमनगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया और बताया कि कौशिक की मौत हार्ट स्ट्रोक के बायस हुई। कमसीन तालिब इल्म की स्कूल में मौत पर गाँव वालों में अचानक गम की लहर दौड़ गई। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में मंगल की सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। महलूम की शिनाख्त आरिफ के तौर पर की गई, जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पिलर नंबर 280 के करीब लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो लॉरी के सामने के टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।